बहुत शुक्रिया कामिल अहमद साहब, आपने बहुत अच्छा इज़हार ख्याल किया। और अब हमारे पास मौजूद हैं बहुत सीनियर डॉक्टर शफीक साहब। डॉक्टर शफीक भी जो अफसाना निगार भी हैं और शायर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शायर हैं। ठीक है, शायर तो कह दिया मैंने। मेरी मालूमात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी गानी लिखते रात के 2 बजे सुनता हूँ इनका अफसाना। अच्छा, फेसबुक सबसे पहले तो जनाब सदर की इजाज़त से और मेहमान खसूसी हमारे पाकिस्तान से तशरीफ फरमान हैं, उनकी भी इजाज़त लेनी चाहिए। बात यह है कि मैं मालूम नहीं कि मैं क्या हूँ, जो भी सामने आया बस लिख दिया। अगर चला तो चला, न चला तो किसी जगह पे आराम से रख लेते हैं, आपके साथ फिर देखा जाएगा। आमिर के साथ जो हमारी पहली मुलाकात हुई वो ब्रुकलिन में हुई। हुसैन ने उनके लिए प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम था, उसमें उनको मैंने सुना। उस वक्त उनकी शायरी भी सुनी। अब जो उनकी जो सूरत हाल है वो ये है कि उस्ताद वालों बन गया है और हमारे लिए कोई तनकीद का जो वो होता है ना वो नहीं छोड़ते। और बाकी मैं आपको क्या बताऊं, इनकी किताब मैंने पढ़ी और अगर मुझे पहले से बताया जाता तो मैं अच्छा भला मजबूर लिख देता, इसलिए कि ही डिजर्व इट। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है और अफसाने भी उनकी मैंने टेलीफोन पे सुने और बहुत अच्छे अफसाने निगार हैं। और मैं सोचता हूँ कि भाई अगर अफसाने की किताब इनकी आई वाकई दैट विल बी अ ग्रेट वन। और हम मौजूद होंगे, आप ये फिक्र न करें, हम इधर ही आपके जो है ना अफसाने सुनेंगे। बाकी मैं आपको क्या बताऊँ भाई, उनकी शायरी की आप लोगों ने सुनी और बहुत ही अच्छी शायरी है। और मैं समझता हूँ कि इनको दूसरी किताब भी इनकी शायरी की आनी चाहिए जल्दी। अफसाने की किताब जो है वो जब आएगी तो हम दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि आपका कलम का जोर और बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शफीक। और अब हमारे पास मौजूद हैं शायरा भी हैं, जरीन यासीन, और हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क की सदर भी हैं। तो दावत देते हैं जरीन यासीन को। आमिर ने मुझे अपनी किताब मेरे घर आके पहुंचाई, मैं बहुत मशकूर हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे ये फरमाइश नहीं की कि मैं मज़मून लिखूं, तो इसलिए मैंने मज़मून नहीं लिखा। लेकिन मैं यूजुअली अपने इन जो तकरीबात होती हैं उनमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो जहन में आए मैं उसको बयान कर दूँ। तो वो मैं एक्सटेम्पोर जो भी मुझे जहन में आता है मैं बोलूँगी। कुछ 1-2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। गालिब ने कहा कि दाम हर मौज में है, हल्का सदकाम नहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे कहो। तो ये एक कतरा जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है आमिर, ये किस किस मराहिल से गुजरा गौहर होने तक। ये कहानी आपने मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें सुनी है और मैं भी ये समझती हूँ कि इनका जो मैंने किताब पढ़ी है और इनका जो शुरू हुआ ये तमाम मामला वो 4 साल की उम्र में हुआ। 4 साल की उम्र में इनको अब्दुल कदीर जैसे उस्ताद मिले, फिर ज़रा सी उम्र बढ़ी तो इनको रियाज अहमद साहब जैसे शाह साहब मिले, जिन्होंने इन्हें काफिया, रदीफ, उर्दू के अल्फाज के मानी और उसको बरतने का तरीका बताया।
तो और ये इन्होंने उस ज़माने में 4-5 साल की उम्र में स्टेज पे खड़े होकर तकारीर भी की। जो कुछ भी वो याद कराते इनके उस्ताद, वो तकरीर की सूरत में आमिर स्टेज पे जाके कह दिया करते थे और बहुत दाद हासिल किया करते थे अपने असातिज़ा से और इनाम भी हासिल किया करते थे। तो ये तो था इनका बचपन, यानी वो कतरा जो गौहर होने तक उसकी क्या क्या किस किस मरहले से किस किस मंजिल से गुजरा होगा। और यही हुआ कि जब हमने पहली मर्तबा इनको देखा और सुना तो डॉक्टर शफीक के मुताबिक गज़ल के अल्फाज अच्छे थे और हमें ये यकीन था कि जो शख्स लफ्ज़ को समझता है, जानता है, वो ज़रूर किसी वक्त में आके अपनी गज़ल को परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। और यही मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनको ऐसे असातिज़ा मैसर हो गए। वैसे तो हमारे शहर में उस्तादों के उस्ताद मामून साहब मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसी के साथ, किसी उस्ताद के साथ, उसी को अपना कलाम दिखाते हैं और उसी से राय लेती हैं। अच्छा, एक मशहूर फ़िलासफ़र गुज़रा है अफलातून, उसका कहना है कि शायरी एक वाहिमा है, जबकि इसके शागिर्द अरस्तु ने कहा कि का कहना कुछ है यूँ है कि शायरी दरअसल असल की नकल है। और मैं ये समझती हूँ कि ये सही भी है कि असल में जो हम कुछ देखते हैं हमारी तसव्वुर की आँख से वो जब गुजरता है तो वो तस्वीर बन के हमारे तसव्वुर में चला जाता है, हमारे लाशऊर में जाता है और फिर वो शायरी की सूरत में उभर के सामने आता है। और फिर ऐसा होता है कि जो कुछ वो सुनता है, जो कुछ वो देखता है, वो आखिरकार नज़्म या शेर की सूरत में ढल के हमारे सामने आता है। मेरे ख्याल में शायरी एहसासात की, जज्बात की शिद्दत के बहाव का नाम है। यानी शायरी जो है वो आपका जब ओवरफ्लो हो जाता है, वर्ड्सवर्थ के कहने के मुताबिक पोइट्री इज़ द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। तो वो जब ओवरफ्लो हो जाता है, आपका पैमाना जो है आपके रखा हुआ, तो जब वो ओवरफ्लो होता है तो फिर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको अब किसी ज़ाब्ते में ले आएँ। और ज़ाब्ता क्या है? या तो आप नस्र लिखेंगे या नज़म लिखेंगे या किसी से बात करेंगे। तो इसीलिए हमारी शायरी में, बहुत सी शायरी में आप ये देखते हैं कि कलाम किसी कैफियत पाई जाती है। और वो मैं समझती हूँ कि शायद इस आमिर की शायरी में भी कलाम की वो कैफियत मौजूद है कि यानी ऐसा लगता है कि वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है। अब गुफ्तगू करने वाला इसका मुखातिब कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जाहिर है इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खातून रही होंगी या कोई मोहब्बत का, जो जैसे इन्होंने कहा मोहब्बत इस्तारा है, तो वो इस्तारा है। ये मेरी एक नज़म का उन्वान है, मोहब्बत इस्तारा है। अच्छा, तो मोहब्बत इस्तारा है जो इन्होंने कहा, तो वो जाहिर है वो किसी न किसी से मुखातिब होते होंगे और इसके लिए वो इस्तिखारा भी करते होंगे कि आज मैं बात करूं या ना करूं। तो गुफ्तगू है। अच्छा, उसके लिए मुझे उसके लिए मुझे एक मौलाना रूम का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बल्कि मेरे नज़र से गुजरी आज ही, तो वो मैंने इनके लिए लिख ली। ओ वाइज मैन, एजुकेशन ऑफ लव seems easy first. My life has burned to the end in acquiring these virtues. तो असल बात यह है कि एक आग का दरिया है जो तैर के जाए, तो इश्क जो है वो आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, अब तैर के जाना है। अच्छा, गालिब ने और हमारे जो असातिज़ा ने और जो हमारे फ़िलासफ़र्स ने कहा शायरी के बारे में, वो तो आप सब जानते हैं और पढ़ा भी होगा और मैंने थोड़ा बहुत आपको तज़किरा भी कर दिया। लेकिन मुझे जो एक चीज़ महसूस होती है कि पंजाबी शायरी में वो फोकलोर का सा जो इनका तसव्वुर ज़हन में आता है, वो एक मट्टी से, अपनी मट्टी से जुड़े रहने का, अपने देश से, अपनी मट्टी से जुड़े रहने का जो तासुर मिलता है इनकी शायरी में, वो एक बिल्कुल अलग सा हिस्सा है। वो इनकी पंजाबी शायरी में ज़्यादा मिलता है। पंजाबी शायरी सुन के इनकी लगता है
कि ये उस देश से उस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब की, जहाँ पर हमारे यहाँ जब बारिश बरसती है तो उसकी मिट्टी की महक जो है जो आती है, वो इनकी शायरी में उसकी महक नजर आती है। बहुत अच्छी। और मैं इनका एक शेर मैं सुन रही थी कि देख रही थी कि कितना सुनसान दिल का आंगन है, बर्फ पिघली तो हम भी देखेंगे। तो यानी जब जैसे हमारे मुल्क में बर्फ सिर्फ पहाड़ों पे होती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है और हमारे पंजाब के इलाके में आती है, तो जब गीली मिट्टी से मिलती है तो एक अजीब सी खुशबू आती है, जो मैं समझती हूँ कि तमाम इतरियात और परफ्यूम से बेहतर होती है। अच्छा, इनका जो जैसे इन्होंने कहा कि अभी किसी ने मेरे ख्याल कहा था कि इनका सियासत से ताल्लुक़, तो सियासत से ताल्लुक़ देखिए, जब आप किसी धरती पे रहते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि उसके अच्छे बुरे का कि आपको पहचान ना हो और उसके अच्छे बुरे के लिए आप कुछ सोचें नहीं। अगर आप नहीं सोचेंगे इसका मतलब है आप बेहिस हैं। और शायद तो हसास बहुत होता है, वो हर चीज़ को बहुत बारीक बीनी से देखता है और फिर वो उसको लिखता है, अपने जज्बे को, जज्बात को बयान करता है। इनके मैं गज़ल में देख रही थी कि मसनद के नशे में ये उछलते हुए कुछ लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कुछ लोग, मेरी ये दुआ है कि पहुंच जाएं घरों तक, देखे हैं यहाँ नींद में चलते हुए कुछ लोग। तो मैं इस तरफ निशानदही करना चाहती थी कि शायर के लिए ज़रूरी है, अगर शायर अपने हालात पे, अपने माशरे के तज़ादात पे और माशरे की मुख्तलिफ जो ख़ाबियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, हम अगर उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, कलम नहीं उठाएंगे, तो कलम किस चीज़ पे उठाएंगे? सिर्फ इश्क और मोहब्बत एक जज्बा है, एक खास उम्र का, एक खास उम्र का एक वो जज्बा है जो मैं समझ, मेरी ये अपनी जाती राय, मेरी अपनी जाती राय है कि नो कमेंट्स प्लीज, मेरी अपनी जाती राय है कि खास उम्र में जज्बा, जुनून जो इश्क का होता है वो एक खास उम्र में होता है। उसमें उसी ज़माने में लव सॉन्ग्स शेक्सपियर ने भी लिखे, शैले ने ख़ास तौर पे अपने उस ज़माने में लिखे, कीट्स ने भी ख़ास तौर पे उस ज़माने में लिखे। खैर, अब मैं ये समझती हूँ, अभी अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ लोग बुढ़ापे में भी इश्क कर सकते हैं, ये अंदाज़ा मुझे अब यहाँ आ गया हुआ है। तो वहाँ क्या कुछ सीखने को मिला मुझे। वहाँ क्या मेरी तमाम दुआएं और तमन्ना, बेहतरीन बेस्ट विशेस जो हैं वो आमिर के साथ है कि अल्लाह करे जोर कलम और से आ जाए। बहुत अच्छा कहा, बहुत शुक्रिया, आपने सबकी नॉलेज में इजाफा किया और आपकी भी नॉलेज में इजाफा हुआ। आपकी तकरीर पर एक शेर मुझे याद आ गया कि दर्द का समंदर है सिर्फ पार होने तक, दर्द का समंदर है सिर्फ पार होने तक, इश्क की हकीकत के आश्कार होने तक। आश्कार अभी नहीं हुई है इन सब पे, they are in process, they are in process। आपकी शिकायत लगी समझ गए। अच्छा जी, अब बारी है हमारे मेहमान की। शुक्रिया। मेहमान खुसूसी हमारे नासिर अली सैयद साहब के लिए, माशाल्लाह कुछ लोग हमारे इतने काबिल और इतने अचीवमेंट्स होती हैं उनकी लाइफ में
کہ ان کا تذکرہ کرنے لگے تو بہت ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تذکرہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کا تعارف مکمل نہیں ہوتا. تو ان کا تعارف جو ہے وہ پھر بھی میں نے اس کو مختصر کیا اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ اس میں لکھی، لیکن اس کے باوجود آپ سکون سے ان کا تعارف سنیے گا. ماشاءاللہ ان کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں. پروفیسر ناصر علی سید صاحب صاحب طرز افسانہ نگار، ممتاز شاعر، ریڈیو ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے معروف اینکر، امپیئر، ڈرامہ نگار اور بین الاقوامی شہرت کے حامل، شعبہ اردو ادب کی نامور شخصیت ہیں. اردو ادب میں ماسٹرز کے بعد وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان میں ریسرچ آفیسر اور پھر پشتو ماہنامہ کاروان کے ایڈیٹر کے طور پر 6 سال کام کیا، جس کے بعد لیکچرشپ جوائن کی اور 31 سال تک شعبہ تدریس سے منسلک رہنے کے بعد چیئرمین شعبہ اردو گورنمنٹ کالج پشاور سے سبکدوش ہوئے. آپ 44 سال سے ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے لیے ہندکو اور اردو اور پشتو زبان میں سینکڑوں کی تعداد میں انفرادی ڈرامے اور سیریلز لکھ چکے ہیں. 2019 سے 2021 تک K2 ٹی وی چینل پر آپ کا لائیو ہفتہ وار ادبی شو شہر سخن جاری رہا. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سے نشر ہونے والی اردو، پشتو اور ہندکو کی انگنت سیریلز میں مقبول ہندکو ڈرامہ سیریل زندگی کو مرکزی ہندکو بورڈ نے کتابی صورت میں بھی شائع کیا اور اباسین آرٹ کونسل نے اسی سال کی بہترین کتاب کا اعزاز دیتے ہوئے گولڈ میڈل سے نوازا. آپ کے شعری مجموعے شام فریب دیتی ہیں وہ 2008 میں پاکستان بھر سے شائع ہونے والے شعری مجموعات میں سے بہترین کتاب قرار دیتے ہوئے سب سے بڑا غیر سرکاری معروف و مقبول ایوارڈ اکثر خوشبو پروین شاکر ایوارڈ بھی دیا گیا. آپ کے فن اور شخصیت پر لکھے گئے پاکستان جرمنی کے ممتاز ادیبوں، نقادوں کے مقالہ جات کو 2010 میں سنڈیکیٹ آف رائٹرز نے کتابی شکل میں محبت بے قرار ہے کے نام سے شائع کیا. انتخاب کلام رحمان بابا اردو مقدمے کے ساتھ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع ہوا اور انتخاب رباعیات خوشحال خان کھٹر اردو مقدمے کے ساتھ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا. ان کی حالیہ کتاب ادب کے اطراف میں شائع ہو کر ادبی حلقوں سے پذیرائی حاصل کر رہی ہے اور اس کتاب کی تقریب رونمائی و پذیرائی ڈینور کولوراڈو، نیو جرسی، فینکس ایریزونا اور نیو یارک، شکاگو کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی ہو چکی ہیں. آپ ایک طویل عرصے تک روزنامہ مشرق کا ادبی صفحہ ترتیب دیتے رہے اور اب گزشتہ 18 سال سے روزنامہ آج کا پاکستان میں ہفتہ وار ادبی صفحہ ادب سرائے آپ کی ادارت میں شائع ہو رہا ہے. 48 سال تک کا عرصہ شعبہ اردو ادب میں گزارنے کے بعد لاتعداد ایوارڈز اور میڈل سے نوازا گیا. 25 دسمبر 2019 میں قائد اعظم ایوارڈ کسی بھی شاعر کو ملنے والا پہلا ایوارڈ ہے جو آپ کے حصے میں آیا. اور حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ یعنی تمغہ امتیاز اور ضلعی حکومت کی طرف سے فخر پشاور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے جناب ناصر علی سید. بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. یقیناً دیر بھی ہو گئی ہے، گفتگو بہت خوبصورت آج کی. محبت استخارہ ہے، کس کس کے لیے ہے یہ آج پتہ چلا، بلکہ آج تو بہت سی باتوں کو پتہ چلا. پہلی دفعہ یہ بھی پتہ چلا اور تھوڑا سا مایوس بھی ہوا کہ یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ محبت کے لیے سنا ہے. کوئی عمر شمر کی بھی قید وید ہے، وہ بھی میرے لیے ایک بہت عجیب بات ہے. بہرحال محبت تو محبت ہے. ہاں نہیں، مجھے کیا فکر کیا ضرورت ہے، میں محبت کرتا ہوں، فکر کی کیا ضرورت ہے. جو محبت نہیں کرتے فکر وہ کرتے ہیں. شاید کامریڈ صاحب آپ کو بہت شکریہ. عتیق صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر شفیق صاحب موجود، بہت سے دوست یہاں نظر آ رہے ہیں. فرق کامران جی کو آج ہم نے صبح بہت یاد کیا جب ہم شاہی پیلس میں برنچ کرنے گئے تھے.
तो इन्होंने मेरे साथ एक नशिस्त को वहाँ इत्तेमाम किया था, उसकी बहुत मोहब्बत, इनके घर में भी ऐसा हुआ था। और मेरा ख्याल है जिन्होंने जिक्र किया आमिर का, तो शायद ये पहली तकरीब थी आमिर की जो इस तरह इनके घर में हुआ, जो नशिस्त हुई थी। खालसा जी मजमून भी मुझे याद है। बहरहाल आज का दिन इन बातों की शायद नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बातें बहुत सी मैंने सुनी तो मैंने कहा चलिए कुछ इज़हार कर दूँ। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा मजमून है, किताब मुझे भी कल परसों मिली है मुझे, और कल मेरा सफ़र का दिन था, और जाहिर है कि मैं आज सुबह 9:30 बजे पहुँचा हूँ। तो बहरहाल ये कुछ आज 2-4 लफ्ज़ लिखे हैं वो भी पेश करता हूँ। मोहम्मद साहब, आपकी इजाज़त से महफिल मेरे महफिल। शेर का मंतका वाहमों का मंतका है। शायरी साइंस के बरक्स हमेशा मालूम से नामालूम के सफ़र के और सफ़र की दिलदादा होती है। शायर जानता है कि चारों ओर नज़र आने वाली अशिया को फ़लसफ़ियाना या शायराना फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो ये भी जानता है कि फ़िक्र अशिया की मोहताज रहती है। ख्याल कितने ही खूबसूरत क्यों न हो, अगर वो अशिया को खुद से वाबस्ता किए बग़ैर तख्लीकी अमल का जुज़ बनना चाहेगा तो ये गुरहा और बेमानी होकर रह जाएगा। मीर ने कहा था, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जहाने दीगर था। इसके मानी ये भी नहीं कि सारे तजुर्बे खारिज ही के मोहताज होते हैं। अब ख्वाब का तजुर्बा ले लीजिए, ज़ात से बाहर कहाँ मिल पाएगा आपको, लेकिन ये भी तय है कि जब कोई शायर गिरदोपेश के पस मंज़र में अपने भीतर से उठने वाले सवालात के जवाब तलाश करने की रियाजत और नफ़ी असबात की कशमकश से सुरखरू होकर निकलता है, तो तब उस पर ये जहान दीगर मुनकशिफ होने लगते हैं। और बस यही वो लम्हा है जब गैब से मज़ामीन के आने का रास्ता खुल जाया करता है। मैंने कहा ना कि शायरी वाहमों की दिलदादा होती है, इसलिए जो अशिया जहाँ हैं या जैसी दिखाई दे रही होती हैं, शायर उन्हें इसके बरक्स इस तरह दिखाता है जिस तरह इन अशिया को नजर आना चाहिए या वो उसे अपनी फैंटेसी में देखता है। कोई ज़ात के तजुर्बे में हर चीज खारिज से नहीं आती, अपने अंदर एक अलग दुनिया तलाश करना पड़ती है, बनाना पड़ती है। डॉक्टर आमिर बेग के शेरी मजमूए मोहब्बत इस्तिखारा है कि शेरी और फिक्री मंजरनामे में खारिज की बहुत सी अशिया को जब मैं नई शक्ल और नए मानी के चोले पहनता हुआ देखता हूँ तो एक लम्हे को रुक जाता हूँ। यह गुना खुशी भी होती है, और फिर मुझे यकीन हो जाता है कि आमिर बेग के शेर के फिक्री निज़ाम को समझने के लिए महज इन अशार की किरत काफ़ी नहीं है। ये वाकई एक जहान दीगर है जहाँ से सरसरी नहीं गुजरा जा सकता। शेर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको बसर करना है। मोहब्बत फिर से भेजिए क्या? वाकई ये एक जहान दीगर है जहाँ से सरसरी नहीं गुजरा जा सकता। इसके शेर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे बसर करना है। मोहब्बत इस्तिखारा है कि नगरी एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में लोग खिलौने हैं, लफ्ज पत्थर हैं, चांद किसी ऊंचे मकान की हवेली है, चांद किसी ऊंचे मकान की बालकनी है। इस दुनिया में मशवरा परिंदों से किया जाता है। जहां ख्वाहिशें लड़कियां हैं, जहां जमीनी रास्ते मसदूद हों और जहां तक पहुंचने के लिए उड़न तश्तरी की जरूरत पेश आती है, जहां किस्मत से सुलह करने के लिए सालिस की तलाश भी जारी है, जहां साहिल का गीत गाने पर साहिल के बारे में सोचने पर भंवर की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जहां शुआओं के हमरा सफर करना पड़ता है, जहां जख्म पंछियों की तरह चहचहा रहे हैं, जहां लोगों के
पिघलने से सैलाब आने का खदशा है। कैसा अच्छा, वाह वाह वाह। जहां लोगों के पिघलने से सैलाब आने का खदशा है ना एक अजब तिलिस्म नगरी, जिसमें लफ्ज ख्याल के मुताबिक बड़ी सहूलत से अपनी हैत तब्दील कर दिया करते हैं, मानी से हाथ छुड़ा देते हैं, और फिर इस निगारखाने में ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि पढ़ने वाले को चुप करा दें। एक लम्हे को आप भी इस शेर की कैफियत में खुद को ढालकर जरा देखें कि सितम तो ये है, दोबारा ये दरखास्त करूंगा कि इसको अंदर से महसूस करके सुने कि सितम तो ये है कि जिस तक पहुंचना चाहता था, सितम तो ये है कि जिस तक पहुंचना चाहता था, खड़ी रही है मेरे साथ ही कतार में वो, खड़ी रही है मेरे साथ ही कतार में वो। सितम तो ये है कि जिस तक पहुंचना चाहता था, ये बिल्कुल एक अलग सी कैफियत है। ताज़ाकार आमिर बेग, ताज़ाकार आमिर बेग रिवायती रास्तों से यकलक मुनहरिफ नहीं है, मगर वो क्या करे कि नई हिस्सियात का तकाजा कुछ और है। आज की नई इंसानी सूरत हाल का अब इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा कि मुकालमा खुद कलामी में ढल चुका है। मुकालमा बंद होने से तन्हाई गंभीर हो जाया करती है और अकेले रह जाने का खौफ आसेब बनकर जीना अजीरन कर देता है। खौफ से बचने के लिए ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, अपने कैसा आप अच्छा नासिर खान फिर से ये जुमला आएगा, फिर से ये जुमला। खौफ से बचने के लिए ऊंची आवाज में बोलना कैसा पड़ता अच्छा, है, वाह। अपने आप से भागना पड़ता है, दूर कहीं बहुत दूर निकलने की सही करना पड़ती है। यहीं से आमिर बेग के शेर का फिक्री मंजरनामा तरतीब पाता है। खौफ, आसेब और चांद, खौफ, आसेब और चांद पर पहुंचने की ख्वाहिश ने आमिर बेग के शेर को सतरंगा बना दिया है। एक मुसलसल खौफ की जद में रहने वाले आमिर बेग को बरगद की सरसराहट से भी यही लगता है जैसे बरगद ने उसका खौफ और रखा हो। फिर अकेले रह जाने का खौफ जो आसेब बनकर मुसलसल उसके साथ साथ चलता है। मुझे ये वहम कि तू मेरे पीछे आता है, मुझे ये वहम कि तू मेरे पीछे आता है, पलट के देखूं तो खुद को अकेला पाता हूँ, पलट के देखूं तो खुद को अकेला पाता हूँ। ये वही तन्हाई है जो हर शख्स को खुद में सिमटने से इस दौर का नसीबा बन चुकी है। अपनी जात के खोंटे से बंधे और बेहिसी ओढ़े हुए लोगों की इस कठोर दुनिया में कोई भी हसास दिल कब तक अपनी धड़कनों को तरतीब में रखने पर कादिर रह सकता है। कल यही कहा जाता था कि जितना बड़ा शहर उतनी गंभीर तन्हाई, और आज तो शहर छोटा बड़ा होने से मशरूत ही नहीं रहा। हर दूसरा शख्स किसी और सैयारे से आया हुआ लगता है। तो फिर आमिर बेग को रह कर चांद का ख्याल आता है, इस जमीन से बाहर निकलने का ख्याल आता है। चांद जो उसकी तन्हाइयों का साथी है, चांद जो उसकी तन्हाइयों का साथी है। बहुत से लोगों ने मेरी तरह उनके सिरक्यूज वाला फार्म हाउस देखा हुआ है। मुझे लगता है कि वहां भी वो बर्फ और चांद से बहुत बातें करता होगा। क्या दिन थे मेरे हाथ में होता था तेरा हाथ, क्या दिन थे मेरे हाथ में होता था तेरा हाथ, और तेरे साथ चांद पर फिरता था मैं कभी, चांद पर फिरना। आमिर बेग की इस ख्वाहिश का पस मंजर किसी तौर फरार नहीं है, किसी तौर फरार नहीं है। मैंने कहा कि शायरी वाहमों की दिलदादा होती है, इसलिए जो अशिया जहां है या जैसी दिखाई देती हैं, शायद उन्हें उस तरह नहीं बल्कि उस तरह दिखाता है जिस तरह वो इनको अपनी फैंटेसी में देखता है। आमिर बेग भी अपनी जमीन को दरअसल उजला देखना चाहता है, साफ देखना चाहता है, और ये सब समझने के लिए उसके शेर की उंगली पढ़कर और उसके शेर की उंगली पकड़कर उसके साथ चलना पड़ता है, उसके शेर के साथ रोमांस करना पड़ता है। फिर इस तरह के कई शेर आपके कानों में भी सरगोशियां करने लगेंगे। इस शेर के साथ ही आपसे इजाजत, प्लीज इसे सुन लीजिए कि कल रात
میں نے تم کو بلایا تھا چاند میں، کل رات میں نے تم کو بلایا تھا چاند میں، خواہش تھی تم یہاں سے مجھے دیکھتے رہو، خواہش تھی تم یہاں سے مجھے دیکھتے رہو۔ آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔